हेलो क्लास 10th। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.3 और इसमें हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड को। इससे पहले हम ग्राफिकली मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सीख चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें दोनों की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पार्ट सब्स्टिट्यूशन का भी यूज होता है, जो कि हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज होता ही है, इसलिए इसमें साथ में बोल दिया है। बाकी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने डिटेल में सारी चीज़ें बात की हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो वो जाके जरूर देखें, उसके बाद ये एक्सरसाइजेस को करें। और हम क्वेश्चन के साथ साथ भी आपको कोशिश करेंगे सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, तो कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनको हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल 4। तो समझो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा, कि हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म ही कर देना, हटा ही देना है, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। समझ के बाद अभी तक हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि एक से वैल्यू उठाई और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे कि हमारा गेम्स में होता है, एक प्लेयर अगर चोटिल हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी जगह हम दूसरा प्लेयर लगा देते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है उस प्लेयर का। आईपीएल में आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आपको चल रहा है, दिख रहा होगा, सब आउट और सब इन, मीन सब्स्टिट्यूट प्लेयर आउट और इन हम करते हैं, उसकी जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है। तो वो तो हुआ, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दी तो सब्स्टिट्यूट। पर यहाँ एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब है बिल्कुल कंप्लीटली हटा देंगे, जैसा कि आप WWE की फाइट में देखते होंगे, एक प्लेयर दूसरे को बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। वो ही है एलिमिनेशन मेथड, वो ही हम यहाँ सीखेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे समझो ध्यान से। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हमें गिवन है। अब इसमें बोल हमें एलिमिनेट करना, कैसे करेंगे, हमें इन दोनों इक्वेशन को कैसे भी करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐसे करना है कि एक वेरिएबल कंप्लीटली हट जाए, या तो x हट जाए या y हट जाए, कोई एक हटाना है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो दो इक्वेशन ऐड कैसे होती है वो समझो। अगर मैं लिखता हूं 2x माइनस 3y इक्वल 4 और दूसरी में लिख देता हूं नीचे x प्लस वाई इक्वल 5, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो ध्यान रखना है आपको, जब इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होते हैं, और राइट हैंड साइड में जो भी है वो राइट हैंड साइड में ऐड होते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, सिंपली मैं ऐड करके बता रहा हूँ पहले कैसे है, क्योंकि बिल्कुल हम कोई भी गुंजाइश छोड़ेंगे नहीं जो चीजें समझ में ना आए आपको। अब जैसे मैं नॉर्मली ऐड करता हूँ, पर क्वेश्चन में क्या करना है वो अभी बताएंगे हम। तो कैसे लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, 2x माइनस 3y प्लस x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी, और राइट हैंड साइड 4 प्लस 5 मीन्स 9। 2x प्लस एक्स कितना हो गया आपका 3x, माइनस 3y प्लस वाई ये हो गया 2y इक्वल 9। इस तरीके से ऐड करते हैं हम किन्हीं भी दो इक्वेशन को। अब हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, सब्ट्रैक्ट में भी बताऊंगा अभी क्या करना है आपको। तो आपको एक चीज करनी है कुछ भी, और ऐसे करनी है कि ये कंप्लीटली हट जाए, एक वेरिएबल आपका बिल्कुल हट जाए। तो अगर हम देखें, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अभी नहीं हट रहा है। अगर यहाँ पे 2y होता तो माइनस 3y प्लस 2y कट जाता, हाँ है ना, कट जाता। तो यहाँ पे कैसे भी 3y लाना है हमको, या फिर यहाँ 2x होता और माइनस हो रहा होता तब हट सकता था। दोनों कंडीशन में बताएंगे। पहले मैं इसमें क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे 3y बनाना है। हम कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है इक्वल के दोनों साइड होना चाहिए। इक्वल के इधर भी 3 की मल्टीप्लाई पूरे सारी टर्म्स से होगा, उधर भी 3 से मल्टीप्लाई। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल 15, और जो ये पहले से लिखा हुआ है वो, ठीक है। अब ये बन गई इक्वेशन। अगर मैं इसको नीचे लिख दूं 2x माइनस 3y इक्वल 4, ठीक है। अब इनको अगर मैं ऐड करने जाऊँ क्या होगा, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x, और 3y माइनस प्लस कट जाएगा तो हट गया, और 15 और 4 19। अब देख रहे हो आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। यहां तक आई बात समझ में। अब बात समझो, अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाता हमें तो कैसे करते, और इसको अगर हमने किया तो लिखना भी है इसको। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपको मेंशन करना। क्या करेंगे मेंशन, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, पहले तो इक्वेशन मान लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, और जो ये वाली थी इसको इक्वेशन 2, 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, देन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। बस हमने क्या काम किया है, बस जो किया है वो लिखा है कि हमने दोनों इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 को। हमने ऐड करके
सिंपली यहाँ पे ऐड किया तो ये आ गया 5x इक्वल 19। अब इस क्वेश्चन में बोला था ना एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन, क्या इसको हमने दोबारा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोला था। अब देखो यहाँ पे 5x इक्वल 19 आया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा x अपॉन 19, सॉरी x इक्वल टू 19 अपॉन 5। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे वापस से, या तो इस इक्वेशन में कर लो या इसमें कर लो या इसमें, मतलब जिसमें भी आप चाहो उसमें कर दो, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो मैं जब इसमें करने जाऊंगा तो पुट या सब्स्टिट्यूट, हम क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल 19 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में हम, तो ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे पार्ट यूज हुआ है इसलिए इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा गया था, अन्यथा इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि इसको हमें सॉल्व करना ही है। तो यहाँ पे बस x की वैल्यू हमें ये उठा के रख देनी है। तो यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल 5। इसमें ही क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई लग रही है मुझे, इक्वेशन सॉल्व मतलब छोटी लग रही है, तो इसमें रखूंगा। इसमें भी रखे आएगा आंसर वही, पर हमें आसान काम करना है ना, हम टफ की तरफ क्यों जाएं? और आप तो बिल्कुल नहीं चाहते, आप इतने आलसी लोग हो, बस पूछो मत। तो 19 अपॉन 5 प्लस वाई इक्वल 5, इसको उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा 5 माइनस 19 अपॉन 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा कितना 5, और ये हो जाएगा 25 माइनस 19, कितना बचा 6 अपॉन 5। तो y की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई आपकी 6 अपॉन 5, डेट्स इट। ठीक है, ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपका समय और चाहूंगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करने की तरफ जाएं तो वो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट का भी समझ लो। अगर यही इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए, क्या है x प्लस वाई इक्वल 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल 4। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा आपको सारी चीज़ें आना, इंपॉर्टेंट ये नहीं है मैं जल्दी में सब कुछ करा दूं, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन तो हम कर नहीं रहे हैं। इंपॉर्टेंट है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखो, अगर किसी बच्चे कॉन्सेप्ट आएगा सर अगर 3y घट गया, अगर मैं तो 2x को काटना चाहता हूँ, तो उसने बोला सर इसकी हम मल्टीप्लाई 2x से कर दे, 2 से कर दे मतलब दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल 10। और ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है 2x माइनस 3y इक्वल 4। देखिए वेरिएबल का कोफिशिएंट तो सेम आ रहे हैं 2x। अब इनको हटाना भी है, हटाएंगे कब? अब ऐड करेंगे तो ये तो दोनों सेम साइन के हैं, तो ये तो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हटेंगे तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? या तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 5 और 5 माइनस 3, तो आप यहाँ पे -3 लगाते हो, 5 माइनस 3 2 लिखते हो। अगर मैं बोलूँ इस इक्वेशन में से इसको माइनस करो, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करो, तो आप क्या करोगे 2x प्लस 2y माइनस, ये वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले 2x माइनस 3y इक्वल राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस 10 माइनस 4, ऐसे करोगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी 2x प्लस 2y माइनस जाएगा जैसे ही, तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 3y इक्वल 10 माइनस 4, कितना हो जाएगा आपका 6। 2x माइनस प्लस कट गया, 2y और 3y हो गया 5y इक्वल 6, और y की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन 5, जो कि हमारी पहले भी हम वही लाए थे, y की वैल्यू 6 अपॉन 5। तो आपने देखा y की वैल्यू आ गई। अब पर हमें ऐसे नहीं करना होता है, हम इसको ऐसे ही करेंगे ऊपर की ऊपर। कैसे करते हैं, जब इक्वेशन हमारी लिखी थी क्या x प्लस वाई इक्वल 10, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारी साथ में क्या लिखी थी 2x माइनस 3y इक्वल 4। तो हम ये लिखेंगे कि इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और देन सब्ट्रैक्ट ये वाली इक्वेशन फ्रॉम दिस। तो हम लिखेंगे क्या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2x प्लस 2y इक्वल, एक मिनट यहाँ पे 5 था, 5 2 जा 10। ठीक है, ये लिखा। ये अब इसमें एक खेल समझो, फ्रॉम के बाद जो भी इक्वेशन लिखोगे ना वो ऊपर लिखनी है, हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें। फ्रॉम जब सब्ट्रैक्ट लिखोगे ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, तो फ्रॉम के बाद जो भी इक्वेशन लिखोगे उसको ऊपर लिखोगे और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप उसको नीचे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल
4। अब ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज करने होते हैं, नीचे वाली इक्वेशन का ध्यान रखना है। तो ये 2x प्लस का है, इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस का माना जाता है, तो ये हो जाएगा -2x, और ये माइनस का है तो ये प्लस का 3y, और ये माइनस, तो 2x से 2x कैंसिल आउट, 2y, और ये प्लस का माना जाएगा, अब माइनस का नहीं माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे था, आपने देखा था ना, ये जो ये वाला साइन चेंज करता है वही चीज यहाँ पे है, बस आपको करनी ऐसे है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट वाली बच्चों वाली चीजें नहीं करेंगे, बस मैंने समझाने के लिए बताया था, आपको करनी ऐसे ही है। 2y और 3y कितना हो जाएगा बेटा आपका 5y, और 10 - 4 कितना हो गया 6, और y की वैल्यू 6/5। अब इस वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्या, आपका एलिमिनेशन मेथड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्या है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हमें सोचना है यार कैसे कटेंगे ये 2x 3x, क्या ये दोनों कट जाएंगे? नहीं कट पा रहे हैं। 4y 2y, हाँ अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4y हो जाएगा, ये भी 4y, और ये प्लस का है माइनस का। पहला काम हमें यही ढूंढना है, अपोजिट साइन मिल जाए तो वो आसान रहता है। क्यों? सिंपली ऐड करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना, वहां पे ऐड कर देना। तो मुझे ये दिख रहा है अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ऐड कर दूं तो 4y से 4y कट जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे फटाफट से लिख दूंगा बिना किसी देरी के, मुझे अगर मिल गया है तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, देन ऐड इक्वेशन 2 एंड 1 और 2 को हम क्या कर देंगे ऐड। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4x - 4y = 2 2 जार 4, और ये पहले से हमारे एज इट इज है, बस ऐड करना है। प्लस ऐड करने पे कोई भी साइन चेंज नहीं करता, बस आप ऐड करते जाएंगे। 4x और 3x क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस का होता तो सब्ट्रैक्ट होता, अब प्लस का है तो ऐड होगा। 4x और 3x कितना हो गया आपका 7x, -4y + 4y, ये कट गया, काटना ही तो हमारा मकसद था। 10 + 4 14, काटना हमारा मकसद, मतलब ये काटना मकसद है, कोई और काटना समझ मत लेना। चलो, तो 7 को उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/7 मीन्स 2। ये x की वैल्यू आई। अब इसको पुट कर देंगे वापस से, या तो इस इक्वेशन में कर दो आप या इसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 2 इन इक्वेशन 1 या इन इक्वेशन 2, या तो आप ये लिख सकते हैं या आप सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट x = 2 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे 2। 3 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, 3 × 2 + 4y = 10, क्योंकि हमें 3 2 जार 6 + 4y = 10, 6 को उधर ले जाएंगे, 4y = 10 - 6, तो ये हो जाएगा 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4, 4 मल्टीप्लाई में तो ये 1, y की वैल्यू 1। तो ये आपका हुआ सेकंड, ठीक है ना, इजी है, कोई ऐसी टफनेस वाली चीज़ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे आप आराम से कर पाओगे। और हाँ, 10th क्लास में हो, सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे मत बैठना, और सारी बुक्स को भी आप करते रहना। हम जो इस पे चैनल पर कराएंगे आपका एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर बुक करा रहे हैं, साथ में सिलेक्टेड क्वेश्चन आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल की करा रहे हैं, और आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस की भी चैप्टर वाइज करा रहे हैं, और साथ में हम असर्शन, रीजन और आपकी केस स्टडी के क्वेश्चन भी लाएंगे चैप्टर वाइज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको क्या करना है, आप आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल में से एक बुक पकड़ लो और एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा आएंगे। मैथमेटिक्स में गधा पहलवान होता है, मतलब कि जो जितना ज़्यादा घिसता है उतना ज़्यादा चमकता है इसमें। तो आपको क्वेश्चंस खुद ही करने हैं जितने ज़्यादा हो सकते हैं। क्वेश्चन जितने करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। 3x - 5y - 4 = 0, ये इक्वेशन 1 रहेगी हमारी। दूसरी भी साइड में लिख लेता हूँ मैं, 9x = 2y + 7। बच्चे यहीं घबरा जाते हैं, अरे यार ये क्या है, देखना ये तो इक्वेशन ही। अरे आप सबको एक तरफ ले आओ, इतने आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, इक्वल के उस तरफ आपको 0 चाहिए, 0 ले जाओ। -4 को उधर ले जाना, उधर ले जाओ। तो आप इसको जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। आप चाह रहे हो इसको इस फॉर्म में लिखना तो लिख दो, -4 को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 3x - 5y, -4 को उधर ले जाओगे तो +4 हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन 1। इसको मत मानो, इसको मानो, ये क्योंकि अच्छी सी लग रही है हमें। ऐसे इसमें 9x, 2y को उधर लाओगे तो माइनस का 2y, क्योंकि इक्वल के उधर +2y है, इधर आएगा तो -2y = 7। 7 वहीं छोड़ा है तो उसको ऐसे रहने दें। ये इक्वेशन 2 ले लो,
कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे देखना है आपको, हम किसको बराबर करें और ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करें। देखो 5y है 2y है, यहाँ 3x है 9x, मुझे दिख रहा है कि मैं अगर 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ तो बराबर हो जाएगा, पर कटेगा जब भी नहीं, क्योंकि ये दोनों ही प्लस के हैं, तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। चाहे आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, चाहे इसको कर देना। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। पहले तो इक्वेशन 1 में 3 की मल्टीप्लाई करनी है, और फिर मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मैंने बोला ना फ्रॉम के बाद वाली जो भी इक्वेशन है उसको हमेशा ऊपर रखना है, तो मैं इसको ऊपर रख दूंगा 9x - 2y = 7, और इक्वेशन 1 नीचे, और इसमें 3 की मल्टीप्लाई करने के लिए भी बोला, तो 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जार 9x - 5 3 जार 15y = 4 3 जार 12। तो आपको एक ही वेरिएबल सेम बनाना होता है, उसके अलावा दूसरा क्या बन जा रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया। अब फिर सब्ट्रैक्ट किया तो इसके लिए साइन भी चेंज होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 9x से 9x कट गया, क्योंकि यही हमारा मकसद था, ठीक है ना। और ये -2y और ये प्लस का 15y, अब प्लस का माना जाएगा, ये 15y में से 2y गए तो ये 13y बचे प्लस के। ऐसे ही 12 माइनस का है, ये प्लस का 7 है, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 5, वो भी माइनस का। तो ये y की वैल्यू क्या बची आपकी -5/13, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के आप चाहे तो इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, ठीक है ना। तो आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं यहाँ पे रखता हूँ 3x - 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -5/13, ठीक है, इक्वल 4। सॉल्व करेंगे 3x माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएगा, 5 5 जार 25/13 = 4। अब प्लस का है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x = 4 - 25/13। कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 13 13 4 जार 52 - 25, 3x की वैल्यू आ रही है ये, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, 52 में से 25 जाएंगे तो 27 बचेगा, 27/13, और ये वैल्यू है 3x की। 3 को उधर ले जाएंगे डिवाइड कर देगा, x = 27/13 × 3, जो ऊपर वाला 3 है नीचे आ गया, 3 से इसको काट देंगे 9, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9/13, ठीक है बेटा, आपकी 9/13। x इक्वल क्या आया है, x इक्वल आ गया 9/13, ये है आपके, ठीक है। इजी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और डायरेक्टली तो बहुत रेयर चांस है कि आपसे एग्जाम में पूछे। इनके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है आपका x/2 + 2y/3 = -1, और ऐसे ही दूसरी तरफ x - y/3 = 3। अभी यहाँ पे आपको जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ये थोड़ा परेशान करेगा कि यार ये कहाँ से आएगा। कुछ भी मैथमेटिक्स में परेशान करने की चीज़ नहीं, जितना आपने सीखा है बस उसी का यूज करना है। आपको पता है डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसका एलसीएम ले लो फटाफट से। एलसीएम क्या लेंगे, 3 2 जार 6, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3x + 2 2 जार 4y = -1। अब 6 यहाँ डिवाइड में उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 4y = -6, 6 1 जार 6। अब इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, क्योंकि हमें ये ऐसी ही इक्वेशन अच्छी लगती है। ऐसे यहाँ पे करेंगे हम, 3 को एलसीएम ले लेंगे तो 3x - y = 3, 3 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x - y = 3 3 जार 9। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 3x बिल्कुल सही बात मिल गई यार, सेम होगा, बस साइन अलग करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा फटाफट से तो हो जाएगा। 4y, या फिर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस का ये प्लस का ऑटोमेटिक हट जाएगा। आपको जो अच्छा लगे उससे कर देंगे, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जो अच्छा लगे। या तो मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसको ऐड कर दूंगा, या मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मैं सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन चुनूंगा, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा, कुछ भी नहीं करना, बस मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम
इक्वेशन 1। फ्रॉम के बाद जो भी इक्वेशन लिखते हैं वो ऊपर लिखनी है आपको। 3x प्लस 4y इक्वल -6 और दूसरी वाली नीचे 3x माइनस वाई इक्वल 9। साइन चेंज होंगे, प्लस का है ये माइनस, माइनस का है ये प्लस और ये प्लस का है ये माइनस, ये कैंसिल आउट। 4y और y कितना हो गया आपका 5y इक्वल -6 और -9 कितना हो गया माइनस का 15। 5 को उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 15/5। 5 3 जार 15 -3। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के मैं या तो इसमें पुट करूंगा या इसमें पुट करूंगा, तो मैं इक्वेशन 2 में पुट करना चाहूंगा। तो पुट y इक्वल -3 इन इक्वेशन सेकंड में हमें इसको पुट करेंगे। ठीक है ना, फटाफट से कर देंगे। 3x माइनस वाई इक्वल 9। 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या है -3, तो वो -3 अलग आएगा 9। 3x माइनस माइनस +3 इक्वल 9, +3 जाएगा तो उधर -3। 3x इक्वल 9 माइनस 3 मतलब कि 6 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 मतलब कि 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू थी आपकी -3, तो y इक्वल -3 बस। ठीक है, ये हो गया आपके चारों पार्ट। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये कह रहे हैं कि इन जो आपको ये गिवन है ना प्रॉब्लम्स, इनकी आप पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाइए और अगर उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आप सॉल्व करके भी दिखाओ। देखो उससे पहले एक बात समझो आप, वैसे तो मैंने आपको उसमें बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वीडियो में, कैसे पता करते हैं किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें देखना होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब दो इक्वेशन अगर हम ले रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये c1 इक्वल के इधर भी या उधर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो दोनों के ही साइन चेंज होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, x का जो कोफिशिएंट है वो a, y का कोफिशिएंट b और c आपका कांस्टेंट। ऐसे ही x का को दूसरी इक्वेशन में a तो नहीं मान सकते ना, दोनों का कोफिशिएंट अलग होगा, तो इसलिए a1 a2। जैसे आपकी क्लास में होता है ना, मान के चलो दो बच्चे हैं एक ही नाम के, सपोज करो साक्षी नाम के दो लड़की हैं, तो आप बोलते हैं ना साक्षी 1 एंड साक्षी 2। ठीक है, ऐसे इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब जहां दो नहीं होते बच्चे उनको हम एक ही नाम से बुलाते हैं। ऐसा तो नहीं हर बच्चे को 1 और 2 करके बोलते हैं हम, जो डबल है क्लास में उन्हीं को बोलते हैं। तो बस इसलिए इनका नामकरण कर दिया गया। अब आपको ध्यान रखना है, दो इक्वेशन है और आपको पता करना है कि इन इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इफ दे एग्जिस्ट लिखा था ना यहाँ पे, कैसे पता करेंगे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। देखो समझो, तीन तरीके की संभावना है इसमें। एक तो ये है जब a1 को अपॉन करेंगे a2 से, मतलब कि x का कोफिशिएंट जो दोनों है उनका रेशियो निकालेंगे, a1 अपॉन a2 करेंगे और वो b1 अपॉन b2 के अगर इक्वल नहीं होता है, मतलब कि x के सामने जो दोनों नंबर है उनको डिवाइड करो और y के सामने जो दोनों नंबर है उनका डिवाइड करो, दोनों रेशियो इक्वल नहीं आते हैं, तो वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है बेटा? जो लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बता देता हूं मैं आपको, जैसे कोई लाइन है, ये लाइन और एक बार इंटरसेक्ट करके चली गई ये लाइन। ठीक है ना, वैसे तो हर लाइन कभी ना कभी इंटरसेक्ट करी जाती है। तीन ही कंडीशन बनती है लाइन की। एक तो ये बनी जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देते हैं, क्या बोलेंगे इसको? जो एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इसको इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? लाइन बिल्कुल पैरेलल, जैसे कि हमारी ये ब्लैक लाइन जो जा रही है ये लाइन बनी, ऐसे दो पैरेलल लाइन बन जाए, तो ये कभी भी नहीं होंगी। लाइन का तो पता है ना आपको, दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटली बढ़ती रहती हैं, उनको लाइन बोलते हैं। तो जो दोनों डायरेक्शन में बढ़ती रहें तो उनके बीच में सेम गैप रहता है, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे उनको? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन मतलब ये है जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उन्हीं को सॉल्यूशन बोलते हैं। हम ग्राफिकली मेथड में बहुत अच्छे से समझ सकें तो। और तीसरी कंडीशन क्या है? जब लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन ही बन जाए, एक लाइन बनाई मैंने दूसरी भी उसी के ऊपर बना दी, तो उनको बोलते हैं हम कोइंसाइड लाइन। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है ना भाई, उनको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। इसके लिए भी मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो कैसे होते हैं? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इक्वल हो गए तो
अगर इक्वल हो गए तो यहाँ से हम कुछ नहीं बताते, फिर हम C1 का यूज करेंगे। अगर C1/C2 इक्वल हो जाए, तीनों इक्वल हो रहा है, सब कुछ इक्वल इक्वल हो रहा है, तो वो फिर हो जाती है कोइंसिडेंट लाइन। क्या हो जाएंगी वो? कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब कितने सॉल्यूशन? बहुत सारे, मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे कितने बन सकते हैं? बस एक सॉल्यूशन, वन, या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं हम उसको, सॉल्यूशन जीरो, आप जो भी बोले, ठीक है। अब तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि A1/A2 तो इक्वल हो गया B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। कोई जरूरी थोड़ी है C1/C2 भी इक्वल हो जाए, तब उसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे उसको? पैरेलल लाइंस। मतलब कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये हम पहले प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, कोई बच्चा शायद इसी एक्सरसाइज को देख रहा हो तो वो आराम से समझ जाए। चलो, जो देख चुके हैं वो स्किप कर सकते थे। चलो, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, वो उसकी कंडीशन ये है, ठीक है। तो और इन्हीं को हम, इनको तो बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। मतलब कि जहां सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट, जहां सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट। तो इन दोनों में सॉल्यूशन तो थे, यहाँ पे एक, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो है ही, कंसिस्ट करते हो, जो सॉल्यूशन कंसिस्ट करते हो, इसलिए कंसिस्टेंट। और ये क्या है आपका? इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा पार्ट था जो मुझे समझाना था। चलो, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस से। क्या है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, आ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अब देखिए, इसमें जो चीज बोला गया है, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? ऐसी क्वेश्चन को आपको बनाना आना चाहिए। आपको इनको कैसे इक्वेशन बनाएंगे वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें इन चीज़ों का यूज होगा, तो इनसे आप भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। आप समझा करो, दिमाग लगाओ, जो जो बोल रहा है वो कर दो। फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ जानी चाहिए, फ्रैक्शन होती क्या? फ्रैक्शन होती है 3/5, 2/5, कुछ भी 7/9, ये सब क्या है? फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। फ्रैक्शन आनी, अब फ्रैक्शन तो मुझे पता नहीं है, तो मैं फ्रैक्शन को x और y की फॉर्म में मान लूंगा, x/y। जब नहीं पता तो मैं वेरिएबल की फॉर्म में लेता हूं ना उनको, x/y सिंपली लूंगा। ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये क्या है आपका? न्यूमरेटर। और ये क्या है आपका? डिनोमिनेटर है। ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये हम चीज लेते हैं, तो बस इन्हीं को ले लेंगे हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये, लेट द न्यूमरेटर बी x and डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। देन फ्रैक्शन, क्या होगी फिर वो भी लिख दो साथ में। देन फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से ये चीज से हम लिख देंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कर देंगे। अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन 1 हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है कितनी तक? 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद ए y-1 है, इसको उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x+1 इक्वल y-1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x - y +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -1 -2। अब तो इक्वेशन 1 ले लेंगे इसको। चलो, अब दूसरी जो कंडीशन वो दे, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। ये 1/2 हो जाती है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, तो क्या हो जाती है ये? 1/2। समझ गए बात? न्यूमरेटर में कुछ किया नहीं तो हमने भी कुछ नहीं किया। अब सिंपली इसको उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई, और 2 इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 × x क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू y+1। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? 2x - y इक्वल टू 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, समझ में आ रही चीजें। अब जैसे हमने सीखा है इक्वेशन को सॉल्व करना, वही तरीके से बस इनको सॉल्व करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। करेंगे क्या? x - y, 2x - y। मुझे यहाँ y सेम दिख रहे हैं, या तो मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, या इसको बस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं 2 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाय 2 देन ऐड विद इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर देंगे फिर। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका ये 2x माइनस 2y इक्वल माइनस 2 जा 4, दोनों से होगी मल्टीप्लाई। और ऐड कर रहे हैं हम किसको, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं था, माइनस का 1 मिनट 2x ये तो y अच्छा सेम ही है, तो इसमें हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी थी तब ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था। तो सेम चीज़ अगर हम ऐड करेंगे तो 2x सेम तो हो रहा है, पर ये भी सेम हो जाएगा तो हमें फ़ायदा नहीं हुआ ना ऐड करने से। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर वहाँ पे, अगर 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट तो हम बिना मल्टीप्लाई के ही कर लेते हैं फिर। चलो तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली x माइनस वाई 2x माइनस वाई। तो हमें दिख रहा है कि y सेम है, साइन चेंज करना है तो हम वही लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन फ्रॉम के बाद वाली हमेशा पहले लिखनी है, तो 2 ये है तो ये पहले लिख दो, 2x माइनस वाई इक्वल 1। इसको नीचे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल माइनस 2। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब 2x में से x गया तो एक x बचा और ये कट ही गया, और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3x इक्वल 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू रख दो, या तो इसमें आप रख दो चाहे इसमें रख दो। तो मैं इसमें रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, फटाफट से रख देंगे इक्वेशन 1 में, यह है इक्वेशन 1। तो 3 माइनस वाई इक्वल माइनस 2, माइनस 2 को इधर लिया, माइनस वाई को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2, और माइनस वाई उधर क्या हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी वाई इक्वल 5, एक्स इक्वल 3 एंड वाई इक्वल 5। बस यही आपके करने हैं, तो इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी सोनू की 3 गुनी थी। थ्राइस का मतलब 3 गुना, और कहीं पे लिख रहा है ट्वाइस तो वो 2 गुना। चलो 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद सोनू की वो डबल एज हो जाएगी। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सोनू और नूरी कितने, तो प्रेजेंट एज ले लेते हैं। जब भी एज वाला क्वेश्चन हो तो प्रेजेंट एज लेने की कोशिश करो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल x एंड सोनू इक्वल y। ठीक है, x और y इनकी परसेंटेज ले ली। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं उसी के हिसाब से करते हैं। 5 ईयर एगो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितनी होगी, अगर हम लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं, एज ऑफ नूरी बिफोर 5 ईयर एगो, या 5 ईयर एगो लिख सकते हैं, नूरी 5 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा x माइनस 5। ऐसे ही सोनू की, सोनू एज बिफोर लिख देंगे 5 ईयर्स, 5 ईयर्स पहले कितनी हो जाएगी y माइनस 5। अगर x माइनस 5 और y माइनस 5, अब इक्वेशन बनानी तो हमें इक्वल में डालना पड़ेगा इन दोनों को। ठीक है ना, पर ये दोनों बराबर की तो है नहीं, तो हम बराबर कैसे लिख सकते हैं। बराबर में इन्होंने एक चीज दे रखी है, 5 ईयर है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो आपको पहले तो यहाँ अंदाजा लगाना छोटा कौन है, सोनू या नूरी। तो नूरी बड़ी है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितने उसके 3 गुना नूरी की एज है। नूरी की एज इसकी 3 गुना है। अब यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि इसमें ही 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, ये आपको गलती नहीं करनी है। सपोज करो किसी बच्चे की एज है 10 और किसी दूसरे बच्चे की 5। अब मैं क्या बोलूंगा, इसकी जो एज है इससे 2 गुना है। अगर 2 गुना है तो मुझे बराबर करना है, तो क्या मैं इसकी 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो और 20 हो गए, बराबर कहाँ हुए, बराबर का साइन लगाया तो इसका मतलब दोनों बराबर करने हैं ना हमें, तो मतलब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों अब बराबर होंगे। ऐसे ही आपको यहाँ सोचना है। तो ये कह रहे थे कि जो सोनू की है एज है उसकी 3 गुना है इसकी, तो मैं सोनू की एज से क्या कर दूंगा 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही है आपका केस 1, केस 1 या सिचुएशन हम 1 बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 15। इन क्वेश्चंस में आप ये मल्टीप्लाई की गड़बड़ कर देते हैं, फिर बाद में जाके आपके
जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, इसकी इसमें आ जाती है, इसकी इसमें आ जाती है, वो आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा। इसको एक तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे ही आप लिख देंगे। तो 10 साल बाद क्या होगा, x प्लस 10 दोनों का, y प्लस 10। अभी भी बड़ी तो यही रहेगी ना, एज में जो एक बार बढ़ा वही बड़ा रहेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, 10 साल बाद क्या हो रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस, तो ट्वाइस है मतलब 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 2 गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 2 10 जार 20। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा ये बेटा आपका, तो ये हो जाएगा आपका x, 2y को उधर लाएंगे तो माइनस 2y इक्वल 20 है, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, तो वहाँ बचेगा 10। ये हो गई आपकी कौन सी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं दोनों इक्वेशन को यहीं पे लिख देता हूँ। पहली तो ये है आपकी x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, और दूसरी क्या थी, x माइनस 2y इक्वल 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, x सेम चीज़ दिख रहे हैं, 3y 2y। तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको पहले लिखना पड़ेगा, फ्रॉम के बाद वाली उसको हमेशा पहले लिखना, x माइनस 2y इक्वल 10, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, कैंसिल आउट। 3y प्लस का है, ये माइनस का बच के क्या बचेगा, प्लस का y बचेगा, क्योंकि बड़ा ये है, और ये 10 प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये 20। y की वैल्यू बेटा आपकी आ गई 20। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो पुट y इक्वल 20 इन इक्वेशन 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल माइनस 10, x इक्वल 3 2 जार 60 माइनस 60 इक्वल माइनस 10, माइनस 60 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 10 प्लस 60 मतलब कि 50। x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, x क्या था, कुछ नहीं था, x था आपकी नूरी की एज। नूरी की एज को x माना था, जो कि हमारी कितनी आई है, जो आई है 50। और सोनू की एज कितनी थी, y की वैल्यू क्या आई थी हमारी, y की वैल्यू 20। ठीक है, 50 और 20। अब इसको अगर चेक करना है आपको आंसर क्रॉस में कि सही है यानी, जो सिचुएशन दे रखी थी 5 साल पहले, 50 की 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 45, और जो सोनू थे उसकी कितनी हो जाएगी 20 है, तो 5 साल पहले 15। क्या ये इसका 3 गुना है या नहीं है, बिल्कुल है, 15 3 45। 10 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी 60, इसकी 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 30। क्या इसका डबल है या नहीं है, तो मतलब हमारा आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अपने आप पे डाउट वैसे भी नहीं करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, गलत होगा तो ठीक है सुधार कर लेंगे, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है, पर कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए एटलीस्ट। कॉन्फिडेंस ये है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या मैं गलत नहीं कर सकता, ये ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर के ये कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा मजेदार है। 9 ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो देखो, जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करें तो आपको एक चीज करनी ही करनी है। आप समझो, एक पहले एक चीज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब हम 2 डिजिट नंबर लिखते हैं, सपोज करो मैंने लिखा 65, तो ये 65 तो लिखा, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो दोनों डिजिट हैं इनका ये प्रोडक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना 6 5 या 30, ये तो नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है जब हम नंबर को लिख देते हैं 2 डिजिट को अलग अलग, अगर मैं बोलूँ बेटा 6 और 5 से 2 नंबर बनाओ, तो आप ऐसा थोड़ी ना करते हो। जब आपने ये लिखा है तो इसका मतलब ये क्या लिख रहा है 6 × 5, ये तो गलत है। आप क्या करते हो, इसका मतलब ये है 6 × 10 मतलब कि 60 + 5,
मीन्स ये लिखा हुआ है 6 × 10, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे, वंस टेंस हमने प्लेस वैल्यू पढ़ी है, वंस टेंस प्लेस पे है तो 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, 60 लिखा हुआ है ये वंस प्लेस पे, इसलिए 5 × 1 जब दोनों को ऐड करते हैं। ये क्यों बोला मैंने, समझो। अब जब हमें पता नहीं है 2 डिजिट नंबर है तो वो हमें वेरिएबल की फॉर्म में लेना पड़ेगा एक्स वाई, और हम उन दो वेरिएबल को अगर ले लेते हैं और ऐसे बोल देते हैं ये एक नंबर है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। तो नंबर कैसे लिखा जाएंगे, नंबर लिखे जाएंगे, आपको एक नंबर तो टेंस प्लेस पे मानना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 6 है, एक नंबर आपको वंस प्लेस पे मानना पड़ेगा। तो मैं वही काम करूंगा कि अगर मैंने वंस प्लेस पे माना x और टेंस प्लेस पे मैंने माना है y, तो मैं फिर भी वाई एक्स नहीं लिख सकता, इसको मुझे लिखना पड़ेगा टेंस प्लेस पे y है तो 10y प्लस में यूनिट प्लेस x, जैसे कि यहाँ पे था 10 × 6 60 + 5, तभी तो 65 बना। ये मेरा नंबर बनेगा। फिर हमेशा 2 डिजिट नंबर आए तो दोनों को आपको x और y ले लेना डिजिटों को, और उनका नंबर ये ही बनेगा। जो टेंस प्लेस पे डिजिट मानी है उसकी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यूनिट वाले को एज इट इज और दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी बनेगा, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेना। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो पहले तो डिजिट को ले लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू x एंड टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू y, टेंस प्लेस पे हमने y मान लिया। देन नंबर इक्वल, नंबर क्या होगा, टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसकी 10 से मल्टीप्लाई 10y + x, ये हमारा नंबर है। वेरिएबल की फॉर्म में हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो आपको ये लिखना ही लिखना है। अब जो इक्वेशन कह रहे हैं वो कह रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट है उनका सम 9, जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर था, ये डिजिट है 6 और 5, इनका सम दे रखा है 6 और 5 कितना होता है आपका 11, ऐसे उसमें दे रखा 9। तो हमारे तो डिजिट x और y है, तो डिजिटों का सम कितना है, तो हम लिखेंगे x + y = 9। एक इक्वेशन हमें ये गिवन हो गई, साइड में लिख देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, तो इसका 9 टाइम करेंगे, मतलब कि 10y + x जो नंबर था उसका 9 टाइम, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस द नंबर। अब कोई एक नंबर यहाँ पे, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, उस नंबर का डबल है जो डिजिटों को रिवर्स करने पर मिलेगा। डिजिटों को रिवर्स करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमने किया था 65, अगर मैं डिजिटों को इंटरचेंज कर दूं, इस डिजिट को यहाँ और इस डिजिट को यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा 56 बन जाएगा या नहीं, तो वो ही अगर इंटरचेंज कर दें हम डिजिटों को तो जो नंबर मिलेगा। तो कैसे करेंगे, मतलब कि टेंस पे जो डिजिट है वो तो वंस पे पहुंच जाए, वंस वाली टेंस पे पहुंच जाएगी, पर फिर 10 की मल्टीप्लाई भी होगी, क्योंकि टेंस पे ये नंबर आ जाएगा ना यहाँ पे x और ये y आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। तो अब नंबर क्या बनेगा 10x + y, डिजिटों को इंटरचेंज कर दिया, जो टेंस प्लेस पे थी वो हमने वंस पे कर दी, तो ये हमारा क्वेश्चन दे रहा था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, 9 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90y + 9x = 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 20x + 2y, सबको एक तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9x 20x उधर आएगा तो माइनस का 20x + 90y माइनस का 2y = 0। मैंने x पहले लिखा क्योंकि यहाँ पे x पहले है तो अच्छा सा लगता है x को पहले लेना। चलो अब जब 9x 20x गए तो ये बचेगा माइनस का 11x, माइनस में बचेगा 90 में से 2y गए तो ये बचेगा प्लस का 88y = 0। आप चाहो तो यहाँ से 11 कॉमन ले जाके उधर जा सकते हो, क्योंकि इधर 0 और जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, चाहो तो। नहीं चाहते हो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, गलत नहीं होगा, पर थोड़ा स्मार्ट मूव करने के लिए 11 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, या -11 कॉमन ले लो, ज़्यादा बेहतर है, पर माइनस मत लो, कट जाएगा वो आराम से, इधर ये काट देंगे हम, तो इसलिए 11 ही कॉमन ले लो। 11 जैसे ही कॉमन लूँगा बेटा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का x + 8y = 0। 11 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड 0 के डिवाइड में कुछ भी आ जाओ 0 ही हो जाता है। ये इक्वेशन हो गई -x + 8y = 0, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, x + y, x देखो सेम कोफिशिएंट भी सेम और साइन अलग है, तो ऐड कर दूंगा सिंपल, तो मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देते हैं।
तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का x प्लस का 8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8y और ये हो जाएगा 9y इक्वल 9, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9/9 मतलब कि 1। इस 1 को वापस से पुट करेंगे x की वैल्यू में तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे रखेंगे हम क्या, x प्लस 1 इक्वल 9, अब लिख देना पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 उधर जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, ये नंबर हमारे मिल गए y इक्वल 1। और अब नंबर लिखना है हमें वापस से, तो अब 1 इंटू 8 तो नहीं करोगे, तो वो ये रहा नंबर। नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, मतलब 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1, तो 10 ही रहेगा प्लस एक्स कितना 8 मतलब कि 80। आपका जो नंबर था वो 18 था। ठीक है ना, आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जो इन्होंने वो दे रखा था, इन्होंने क्या दिया था 2 डिजिट का सम 8, वो तो है 9 है ही हमारा, 8 प्लस 1 9, और ये बोल रहे थे अगर हम 1 का 9 टाइम्स करें, ठीक है, और तो इंटरचेंज करके हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 notes only. मीना गॉट 25 notes in all. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 50 and 100 सी रिसीव्ड। यहाँ से पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले भी एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो समझो आप। वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियल लाइफ बेस है थोड़ा सा, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप एक चीज़ बताओ, जब आपके पास कुछ रुपए हैं, सपोज करो, ठीक, मैंने बोला कि आपके पास 20 नोट्स हैं, यहाँ से वैल्यू डिसाइड नहीं होती जब तक मैं बोल रहा हूँ 20 नोट है आपके पास। तो अब मैंने बोला 20 जो नोट हैं वो 10-10 के हैं, तो आप फटाक से बोल दोगे सर मेरे पास 200 रुपये। क्या बोल दोगे आप कि मेरे पास 200 रुपये हैं। कैसे पता किया, जितने नोट हैं तो नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ नोट्स, वैल्यू मतलब कि वो कितने का नोट्स है, वैल्यू ऑफ नोट। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, जैसे कि हमारे 20 नोट्स थे और वैल्यू थी उसकी 10, 20 10 जार 200। ठीक है, तो मतलब कि जितने हैं और उसकी वैल्यू क्या है उससे प्रोडक्ट करके ही आते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ थी, एक तो आपके पास रुपए कितने 200, नोट कितने हैं 20, ये दो अलग अलग नंबर हैं, ध्यान रखना है। ये सिर्फ क्वांटिटी बता रहे हैं, नोट कितने हैं ये आपको वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आई बात, बस यही समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा आराम से। चलो, मीना वेंट टू बैंक, मीना गई बैंक और वहां से 2000 रुपये निकाले। ठीक है, विड्रॉ 2000 रुपीज, तो वैल्यू हमारे पास क्लियर हमें होनी चाहिए, वैल्यू कितनी है 2000 रुपीज उसने निकाले हैं। ये माइंड में आ गई बात। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से बोला कि मुझे बस 50 और 100 के नोट्स दो, 50 and 100 नोट्स। तो अब एक बात बताओ, आप 50 और 100 के नोट ले गई, तो ये नोट लिए हैं 100 और 50 के। ठीक है, अब इनके कितने रुपए बनेंगे, टोटल तो 2000 बनेंगे, 50 के कितने बनेंगे, 100 के कितने बनाएंगे, ये डिपेंड करेगा इनकी कितने नोट्स हैं उस पर। ठीक है ना, नंबर ऑफ नोट्स पे डिपेंड करेगा ये। आगे चलो पढ़ते हैं आप। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना के पास टोटल 25 नोट्स हैं, 2000 वैल्यूएशन थी और 25 नोट्स है, 25 क्या है नोट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे 20 नोट थे और 200 वैल्यूएशन थी। ठीक है, अलग अलग नोट्स की बात हो रही है। दो, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 50 and 100 सी रिसीव्ड, तो उसके पास कितने 50 के नोट है कितने 100 के नोट है, ये हमें करना। तो हम क्या करेंगे, 50 के नोट मान लेते हैं एक्स और 100 के नोट मान लेते हैं बेटा वाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 की वैल्यू कितनी होगी 50 इंटू एक्स, हमने अभी बताया था ना, नंबर ऑफ नोट्स इंटू वैल्यू ऑफ नोट। तो नंबर ऑफ नोट्स एक्स है तो एक्स इंटू 50, तो ये तो हो जाएगा 50x वैल्यू। ऐसे 100 के नोट्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 100y। ये है वैल्यू, और इनको जब ऐड करेंगे तो ये टोटल वैल्यू के बराबर होगी, जो कि कितने हैं 2000 रुपीज। समझ में आई बात, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। पर हमें एक इक्वेशन बनानी है, वो इक्वेशन ये है कि नोट तो टोटल 25 थे, नंबर ऑफ नोट कितना एक्स 50 के नोट और वाई 100 के नोट, तो इन दोनों का सम ही तो है ये, मतलब एक्स प्लस वाई कितना है हमारा 25। एक इक्वेशन ये बन गई, दैट्स इट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब इसको हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लेट, क्वेश्चन नंबर 4, लेट द नंबर ऑफ 50 नोट्स इक्वल एक्स एंड द
नंबर ऑफ हंड्रेड्स नोट, क्या मान लेते हैं y। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने दे रखे थे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इक्वल कितना है 25, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल 25। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हमें वैल्यू लिखनी है, तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ 50 नोट इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोट x है, मतलब कि x इंटू 50। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ हंड्रेड्स नोट, या रुपीज ऑफ हंड्रेड्स नोट्स बोल सकते हैं हम, वो भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा y इंटू 100। ठीक है, टोटल अमाउंट इक्वल, या आप वैल्यू की जगह अमाउंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ 50 नोट और अमाउंट ऑफ 100 नोट। आप टोटली अपने ऊपर है आप क्या लिख रहे हैं। मल्टीपल वर्ड्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको ऐसे सोचना ना पड़े यार क्या लिखना था, वो चीज़ नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, वो सोचना ही पड़े, जो माइंड में आया वो लिखते चले जाओ और आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। दिमाग क्वेश्चन सॉल्व करने में होना चाहिए, ना कि क्या लिखना था। इसके लिए तो और सब्जेक्ट्स ही बहुत हैं रटने के लिए, तो मैथ और साइंस तो ऐसा नहीं है ना। चलो, तो टोटल अमाउंट्स लिखने हैं, तो टोटल अमाउंट्स लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये और ये को ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल 2000। अब मुझे इसको और इसको क्या करना है, कुछ भी करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो मैं अब क्या करूँगा 50 की इसमें मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दूंगा, आराम से हट जाएगा। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 y 50 देन subtract फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 में 50 की मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 क्या है हमारी x प्लस वाई इक्वल 25, तो इसमें 50 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 50x प्लस 50y इक्वल टू 25 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 125 0। ठीक है ना, ये हो गया आपका 50 से मल्टीप्लाई होकर। उसके बाद ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकंड पहले लिखनी थी बेटा, ये इक्वेशन सेकंड, तो पहले हम वही लिखेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी क्या 50x प्लस 100y इक्वल 2000, और इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, 50x प्लस 50y इक्वल 1250। ठीक है ना, फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन को हमेशा ऊपर लिखना है, तो हमने इक्वेशन 2 को ऊपर लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा, साइन चेंज होंगे सबके, प्लस 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 है तो माइनस माइनस हो जाएगा, कट गया। 100 में से 55 गए तो ये बचा 55, और 2000 में 1250 गया तो 0 में से 0, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ 1 में से 1 0। 50 को उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 750 अपॉन 50, 0 से 0 और 5 से इसको काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जार 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 15। ठीक है, अब इस y को वैल्यू को उठा के फटाफट से पुट कर देंगे इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो पुट, क्योंकि वही छोटी है, y इक्वल 15 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 25, x प्लस 15 इक्वल 25, 15 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 15, मतलब x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो ये क्या थे, ये कुछ नहीं थे, आपने जो माने थे ना नंबर ऑफ नोट्स, 50 के नोट्स x थे, तो 50 नोट लिख देंगे, नंबर ऑफ 50 नोट्स इक्वल टू 10 एंड हंड्रेड्स नोट इक्वल टू 15।
ठीक है ना। अमाउंट भी अगर आप लगाओगे तो 100 इंटू 15 करोगे तो ये तो हो गए आपके 1500, और ये करोगे तो ये 500, टोटल 2000 बना या नहीं बना, हो गया हमारा काम। और टोटल नोट भी हमारे कितने 25 है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आर लर्निंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। देखो इसमें भी एक चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। वो चीज़ क्या है कि जब भी कोई लाइब्रेरी है या टैक्सी है तो उसमें एक फिक्स चार्ज का कॉन्सेप्ट है। फिक्स चार्ज के आपका टैक्सी में आ सकता है और लाइब्रेरी में आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है वो समझो। जब भी फिक्स चार्ज की बात करता है तो एक फिक्स चार्ज आपको लेना ही लेना है। फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि आप किसी लाइब्रेरी में गए तो उसमें भैया फिक्स चार्ज है ही, फिर पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। टैक्सी में बात करते हैं तो वो टैक्सी वाला ये कहता है भैया अगर हमें टैक्सी बुक करनी है तो 200 रुपये तो फिक्स चार्ज है ही है, 200 रुपये आपको देने ही देने। उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे 10 रुपीज़ पर किलोमीटर ले लूँगा या 15 रुपीज़ पर किलोमीटर, जो भी है वो तय होगा। फिक्स चार्ज ये आपका है ही है, ठीक है। ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ये आपने चाहे 1 किलोमीटर चलाए जब भी आपको 200 देना ही पड़ेगा, और फिक्स चार्ज वो पर किलोमीटर का अलग। ऐसी लाइब्रेरी का इन्होंने दे रखा है। तो लाइब्रेरी का किस हिसाब से दे रखा है कि फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन का फिक्स है भाई, इतने रुपए देने ही देने, चाहे आप 1 दिन रुको, चाहे 2 दिन रुको, चाहे 3 दिन रुको, फिक्स चार्ज जो है वो देना ही पड़ेगा। 3 दिन के ऊपर जितने दिन रुकोगे वो पर डे के हिसाब से फिर लगाएगा एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, है ना, पर डे के अकॉर्डिंग लगाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। तो फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन में मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि आप उसमें वैल्यू फिक्स चार्ज को एफ ही लो। तो मैं यहाँ पे भी वही चीज़ करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, मैं लिखूंगा लेट द फिक्स चार्ज of library equal x and charge for each day इक्वल रखूंगा y। ठीक है, ये मैंने लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं ये, उसके बाद देर आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर द 7 days। सरिता ने जो बुक रखी वो 7 दिन रखी और उसने 27 पे किया। तो ये फिक्स चार्ज के साथ है, तो हमें ये दोनों चीज पता करनी होंगी, फिक्स चार्ज और वो। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है आपको, जो फिक्स चार्ज है वो वैल्यू फिक्स चार्ज प्लस जो पर डे की वैल्यू। पर डे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितने दिन यूज कर रहा है उसका 1 डे की वैल्यू से मल्टीप्लाई। सपोज करो जैसे कि मान के चलो 1 डे का वैल्यू है 5, ठीक है ना, और कोई फिक्स चार्ज है आपका 10 रुपये। अब किसी ने मान के चलो 5 दिन के लिए बुक रखी, तो उसको चार्ज कैसे देना होगा, फिक्स चार्ज तो है ही बेटा 10 रुपये, तो ये देने देने प्लस 5 दिन के लिए रखिए, पर ये चार्ज 3 दिन के लिए था। तो 3 दिन के बाद कितना यूज हुआ, 2 दिन ही हुआ ना सिर्फ। तो हम 2 दिन के लिए लगाएंगे, 2 इंटू 5, मतलब कि 5 गुणा 2 10, 10 रुपये ये और 10 रुपये ये, टोटल 20 रुपये। समझ गए ना। तो 3 दिन फिक्स चार्ज वाले भी काटने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। चलो तो ऐसे इसमें लगाएंगे सरिता के लिए। सरिता के लिए क्या कह रहा था ये, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, 7 days के लिए रखा था। तो सरिता के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस 7 में से 3 days, क्योंकि फिक्स चार्ज में 3 days आ गए, तो 7 में से 3 days गए तो 4 days बचे। 4 इंटू पर डे की वैल्यू कितनी है वाई, 4 और टोटल रुपीज कितने दिए हैं उसने 27। ये हो गई इक्वेशन 1। समझ में आई बात। फिक्स चार्ज प्लस 7 दिन लिए थे, 3 दिन फिक्स चार्ज में मुफ्त है, फिक्स चार्ज में फिक्स हो गए उसके 3 दिन। तो उससे ऊपर कितने दिन, 4 दिन यूज किए हैं, तो 4 इंटू वाई करना पड़ेगा। 1 दिन का चार्ज वाई है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 इक्वेशन 1। उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। 5 दिन के लिए सुशी ने रखा, तो उसने कितने रुपए दिए हैं वो भी लिख देते हैं। फिक्स चार्ज तो है ही, प्लस 5 दिन के लिए रखा है, 3 दिन उसमें फिक्स चार्ज में आ गए, तो बचे कितने 2 दिन। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल, इसने कितने रुपए दिए 21। ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन बन गई, समझ में आ गई। नहीं आई दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सिंपल सा मुझे दिख रहा है। तो माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एफ से एफ कट गया, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और 27 में से 21 गए तो बेटा क्या बचा आपका 6। 2 को उधर ले जाऊंगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी 6/2, मतलब कि 3। पर डे का चार्ज 3 आ गया। अब फिक्स चार्ज निकालना, इस इक्वेशन को पुट कर देंगे, तो पुट वाई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, एफ प्लस 4 इंटू 3 इक्वल 27, एफ प्लस 4 3 जार 12 इक्वल 27। 12 को उधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस 12, तो कितना बचा ये 15। फिक्स चार्ज हो गया 15। फिक्स चार्ज है बेटा उस लाइब्रेरी का 15 रुपये, और पर डे का चार्ज है उसका 3 रुपये, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे फिक्स चार्ज
इक्वल 15 और पर डे का जो चार्ज था, ईच डे चार्ज जो था वो कितना है आपका 3। आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि भाई हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो कर लेते हैं पहली वाली कंडीशन में। 7 दिन के लिए यूज हुआ था, फिक्स चार्ज कितना 15 रुपये, 15 प्लस 4 दिन 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 प्लस 15 27, दिए सही है। इसको भी चेक कर लो, फिक्स चार्ज कितना 15 प्लस 5 दिन के लिए यूज किया था पर 2 दिन के लिए चार्ज लगाना है, तो 2 इंटू 3 6, 15 और 6 कितना हो गया 21, हो गया ना। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स बनाने, ये ही था इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में कंप्लीट हम कर चुके हैं, सारे चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये जो आपने पढ़े हैं ग्राफिकली हम पढ़ा चुके हैं, अलजेब्रिक हम पढ़ा चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आगे देख सकते हैं। ग्राफिकली मेथड में कर सकते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्या है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, सब चीज़ बता चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया हमने, एलिमिनेशन मेथड कर लिया। उसके बाद हमने जो कोफिशिएंट है उनके ब्याह पे पता किया कि कंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी या कंसिस्टेंट होगी, ठीक है ना, ये हम बता चुके हैं। और उसके बाद ये आपके कैसे चीज़ों को रिड्यूस करना है, ये था। ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद चैप्टर 4 है। अब सॉरी मुझे आइडिया नहीं है कि वीडियो कहाँ पे पॉज हुई है, क्योंकि मैं एडिट नहीं करता हूँ वीडियो को। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर में। उसके बाद अब हम इस चैप्टर की आपके एग्जाम्पलर बुक की सॉल्यूशन लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसके पीछे वाली एक्सरसाइज को भी कर लें और साथ में RS अखबार या RD शर्मा की आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। चलिए, एग्जाम्पलर बुक के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।